Hello everyone. Today we have with us Renu. I feel कि she has lots of experience, a wonderful advisor. So she got married when she was only 17 and half, I believe, right? Yes. So you got married at such a early age. So first of all मुझे लगता है तुम्हारे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, राइट? और इतनी जल्दी एज में शादी होने पे कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं, कैसे डील करते हो, सिचुएशंस से कैसे डील करते हो लोगों को, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहू से वही होती हैं सेम कि बहू है तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनसे कैसे डील करना है, और व्हाट यू सजेस्ट टू द अदर गर्ल्स कि इतनी जल्दी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कैसे इन सब से डील किया? मैं आपको सच बोलूं तो उस वक्त हमारे लिए शादी के मायने बस यही होते थे कि हाँ भाई एक फैमिली है और घर का काम करना होता है, क्योंकि हमने वही देखा होता है अपने घर में, हमारी चाची मम्मी इन सबको हमने वही देखा होता है, तो हमारी नज़रों में बस यही होता है कि भाई घर का काम करना है, एक परिवार को संभालना है, क्योंकि हम उस एज तक इतने तो पढ़े लिखे नहीं होते कि भाई हम कुछ कर लें। 12th किया होगा तभी ना? 12th किया होता है और हमें लगता है कि भाई हमें तो वही बस खाना बनाना है और झाड़ू पोछा करना है और यही घर मतलब वो मजाक में हाँ, बस ऐसा ही। उतना ज़्यादा और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो बहुत उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। गेम अभी कहानी भी शुरू हुई है। तो वो जो उसकी कहानी थी ना वो हम समझ ही नहीं पाते, वो कहानी हमें समझ में आती है शादी करके जाने के बाद, शादी के साइड इफेक्ट्स। यस। और फिर हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब हमें पता चलता है कि एक 17 साल की एक लड़की है और उसके बिल्कुल अपोजिट खड़ी है 70 साल की सास, जो कि हमसे ये चाहती है कि 17 दिन में ये सब कुछ सीख जाए। कि मतलब ये 17 साल की लड़की 70 दिन में सब कुछ सीख जाए और बिल्कुल मेरे जैसी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये लोगों की बहुत ही गलत सोच होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहती हैं और वो उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करती हैं। अच्छा, इतनी जल्दी शादी क्यों, और मतलब कैसे निभा पाए उसको, और इतनी जल्दी शादी की क्यों? क्या हुआ कि हमारे पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। हम बहुत छोटी उम्र में थे तब वो एक्सपायर हो गए। हम 4 बहनें हैं, एक भाई था। तो मम्मी, दादाजी, चाचा जी सबको ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें हमसे थोड़ी सी कम हो जाएं, बच्चियां हैं, समय से निकल जाएं, कैसे क्या होगा। आपको पता है आजकल ज़माना भी ठीक नहीं है, तब भी वैसा ही था। 4 सिस्टर्स हैं, यू आर द सेकंड वन, राइट? तो फिर मेरी बड़ी वाली की शादी हुई तो सब ठीक था, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब ये 17-18 की हो गई है, चलो इसका भी देख लेते हैं। तो कुछ जो सिचुएशन होती है ना वो ऐसी होती है कि हमें लगता है लायबिलिटी है और शादी कर दो तो हमारी लायबिलिटी पूरी हो जाए। तो वही चीज़ हुई और फिर हमने भी इसे स्वीकार कर लिया। हमने भी सोचा कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पिता होते तो शायद हमारी लाइफ और अलग होती। वॉरियर्स हैं जो इतना जो सरवाइव कर गए, वरना अभी अब नहीं तो नहीं। और वैसे भी देखो मतलब कहने वाले लोग कहते हैं कि मिट्टी जितनी कच्ची हो उसे उतना बेहतर डाला जा सकता है और ज़्यादा, और वो मुझे भी फील होता है। अगर आज की जैसी मैं हूँ और उस एज में अगर मैच्योर, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं टॉलरेट नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो इतनी अर्ली एज में हुई कि शायद तब उतनी समझ ही नहीं थी कि उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है या अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। वो सेल्फ एक प्रायोरिटी ही नहीं था शायद। आजकल की जो बहुएं आती हैं ना वो ये जानती हैं कि हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमारी शादियां हुई थी तब हम ये सोचते थे शायद ऐसा ही होता होगा, राइट? शायद लाइफ में यही एक्सपोजर नहीं था। तो बस, और उस वक्त कैसा है, आजकल फोन हो गए हैं, हम रील्स देखते हैं, ये होता है वो होता है, तब ये सब कुछ भी नहीं होता था। एक लैंडलाइन फोन होता था, उस पर जो माँ बाप के कॉल आ गए वो बात कर ली, ना कोई उन चीज़ों पे गौर करने वाला होता था। तो सो आई थिंक अराउंड 22 ईयर्स हो गए मैरिज को। यस, ओके। तो ये जो 22 साल का जो मैरिड लाइफ है उसकी जर्नी कैसी रही और क्या एक्सपीरियंसेस रहे? स्टार्टिंग के कुछ साल तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ये जो मेरे फैमिली के जो मेंबर हैं मैं उन्हें कैसे हैंडल करूं, कि मैं गलत हूँ कहाँ, सही कहाँ हूँ। यस। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना,
हम लोग उनको खुश करने में बहुत रहते हैं कि right. ये लोग हमसे खुश रहे, पीपल प्लीजिंग जो हमारा, हाँ, क्योंकि यस तो हमें ऐसा लगता है हम इनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएं, ये खुश होंगे, ये होंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके 100% एफर्ट के बाद भी नहीं बदलते, राइट। और फिर जब हम इतने बदतमीज़ क्यों हो जाते हैं पता है आपको? हम इतने बदतमीज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो चुके होते हैं और लगातार उसका नेगेटिव रेस्पॉन्स आता रहता है। जी, और वो ख़त्म हो चुके होते हैं और फिर हमें ये लगता है कि अब भाड़ में जाओ, राइट। अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है जो आज नहीं तो कल ख़त्म होती ही होती है। और फिर उसके बाद हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको आपकी लाइफ में हस्बैंड अच्छा मिल गया तो आप समझ लो कि आपकी लाइफ बहुत ही सर्वाइव कर जाओगे। और अगर ज़्यादा सपोर्टेबल है या ऐसा है कि भाई चलो थोड़ी बहुत आपकी सुन लेता है, कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ हस्बैंड अच्छे होते हैं लेकिन वो जो घर वालों का जो प्रेशर होता है ना, बैलेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अच्छे बेटे भी बनना चाहते हैं और पति भी बनना चाहते हैं, तो उन्हें कभी कभी समझ में ही नहीं आ पाता है कि हम कैसे हैंडल करें, किस तरीके से हमें हैंडल करें कि गलत दिख रहा होता है फिर भी वो बोल नहीं पाते कि वो गलत है, नहीं बोल पाते, क्योंकि वो सोचते हैं अरे इधर बोलूंगा माँ नाराज, इधर बीवी का नहीं सुनो तो बीवी नाराज, तो वो चुप हो जाते हैं। और जो उनकी जो वो खामोशी होती है ना, वो माँ को तो अच्छी लगती है क्योंकि मेरा बेटा खामोश हो गया, लेकिन वो उसकी बीवी को बहुत गलत लगती है, राइट, क्योंकि वो एक लौता पिलर है तुम्हारे लिए उस घर में, वो उसकी पीछे तो आई होती है ना। लेकिन कुछ हस्बैंड नहीं समझ पाते कि आपको उसके साथ लाइफ काटनी है, आगे जाके वही आपको सपोर्ट करेगी। वो ये कभी नहीं सिखाती कि तुम अपनी माँ की साइड मत लो, वो बस ये चाहती है कि अगर मैं सही हूँ तो कम से कम आप मुझे तो समझो, राइट। तो इस तरीके से समय निकला, कुछ साल बीते, फिर हाँ मैं 20 साल में तो मैं माँ बन गई थी। तो उसमें फिर अब समझ में ही नहीं आता था बच्चों को हैंडल कैसे करना है। अब आज अगर आप देखोगे तो 20 साल की लड़की कॉलेज जाती है, राइट, है ना। अब हम उस समय में 20 साल में बच्चे संभाल रहे थे। अब मेरी शादी बॉम्बे जैसी सिटी में हुई तो मैं ऐसा सोचती थी अरे यार घूमेंगे फिरेंगे, और मैं खुद भी जरा थोड़ी शौकीन जैसी थी, तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार ये है वो है, लेकिन आपको पता है पता ही नहीं चला कि कब मेरी लाइफ घर गृहस्थी और बच्चे और इन सब चीज़ों में इतनी खो गई कि मैं कुछ सालों तक तो ना मैं समझ ही नहीं पाई कि कि मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर, कब मैं घूमूंगी फिरूंगी, मेरी लाइफ कैसी होती जा रही है, कैसा क्या है, राइट। लेकिन मैं कुछ लेडीज़ों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हिम्मत नहीं हारे और आपका हस्बैंड अगर अच्छा है, प्लस दूसरा कि एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मतलब फादर का होना प्लस कोई जैसे चाहे दान दहेज बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब एक बैकिंग फैमिली की मायके की होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास वो कुछ भी नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर आप ऐसा होता है, देखो कभी कभी जो लड़कियां होती है ना वो ससुराल में आके थोड़ी दब जाती हैं, लेकिन अगर उसका बैकअप नहीं है ना तो वो पूरी तरह से दब जाती है। ताने मिलते थे, हाँ, बहुत ताने दहेज वगैरह के बहुत सुना है, कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लेके आई। और मेरी शादी जो है वो मथुरा में हुई थी और मैं भरतपुर की रहने वाली थी, तो शादी करने के लिए बॉम्बे से ये लोग मथुरा ही आए थे। तो इन लोगों ने एक सब अच्छे से घर वगैरह लिया था, तो मेरे जो चाचा जी वगैरह, मेरी मम्मी है, मेरे दादाजी हैं, तो इन लोगों ने उनको दहेज के पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इतनी दूर से सामान कैसे लेके जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। मेरे जो कपड़े रखने की जो जगह होती है ना वो भी मेरे पास नहीं थी। ये सब कुछ मैंने झेला है जो मैं आज आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप अपने घर से कुछ नहीं लेकर के आए हो और अगर आप कुछ नहीं करते हो, आप कुछ नहीं कमाते हो या आपका कोई बेस नहीं है, तो आप ये समझ लो कि आपके पास वो कपड़े रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। वो बेड जिस पे सो रहे हो उस पे भी ताने मिलेंगे, या वो जो वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धो रही हो सब कुछ उसमें भी कि हाथ से धो, तुम्हारे घर से लाई हो क्या। तो मैं सच में मैं आज ये बोलना चाहती हूँ हर एक लड़की को कि आप अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी लाइफ जियो, आप शादी करो,
और हर चीज़ अपने एक बलबूते पे करो कि हाँ भाई आज मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, अगर मेरे पास ये नहीं है मैं ये ले सकती हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि आधी जिंदगी आधा जीवन शायद लोगों को खुश करने में ही निकल गया है। बिल्कुल, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ मेरा सब कुछ बर्बाद कर रही थी ऐसे लोगों पे जो, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिसने आपके बारे में जो सोच लिया है ना, आप उसे कभी नहीं बदल सकते। वो क्योंकि वो बाई चॉइस उसने सोचा है। आप अगर मरने की सैया पे भी लेटे रहोगे ना, तो भी उसकी मेंटेलिटी आपके लिए वही रहेगी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है चेंज करना। यस, कुछ लोग मरने के बाद भी उसको ताने मारने की, उसकी सब आदत नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने सोच बदली ही नहीं होती। ऐसा है। कौन सबसे बड़ा पिलर या सपोर्ट सिस्टम था तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा? हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हमेशा सपोर्ट मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब मतलब लगा कि इनका भी सपोर्ट नहीं है, अब व्हाट शुड आई डू? काफ़ी बार आए और काफ़ी बार ये सोचा भी मैंने कि क्या हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या, कि मतलब कोई लड़की है। आपको पता है, मैं जब शादी करके आई थी तो मैं ऐसा, एक तो भरतपुर जैसी एकदम छोटी सी राजस्थान जैसी सिटी, एकदम छोटे से गांव से आप निकल के बॉम्बे जैसी जगह पर जाओ और मैं वहाँ खड़े होकर जब आसमान की तरफ देखती थी ना, तो मेरा जो सीना है ना, ऐसा मुझे तकलीफ होती थी। मतलब मुझे वहाँ कोई अपना नहीं लगता था। अपना लैंग्वेज डिफरेंट, वो लोग डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, बहुत कुछ, सब कुछ चीज़ें इतनी डिफरेंट थी और मुझे ऐसा लगता था यार मैं कहाँ आ गई, कितना दूर। चीटेड फील होता है एट दिस एज, एट दिस पॉइंट कि मतलब मैंने फिजिकली पूरा अपना शरीर खत्म कर दिया, मेंटली अपना पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट, पूरे प्राइम मैंने अपना एज इन्वेस्ट कर दिया। एक जो फीलिंग आती है ना कि यू नो कि अब मेरे पास मेरा शरीर भी नहीं है, इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इमोशनली भी शायद मैं अपना कुछ कर लेती, कुछ बन जाती अगर अपॉर्चुनिटी मिलती। आज अगर मुझे अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट मिलता तो मैं पढ़ सकती थी, मैं पढ़ के आज कुछ कर सकती थी ना। और ज़रूरी नहीं है कि तुम IAS ही बनो, कि तुम बहुत, मैं छोटा मोटा भी कुछ कर सकती थी। कभी एनकरेज किया पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए? कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें जो करना है तो करो। क्योंकि कुछ लोगों को ना बहू के नाम पर ना एक घर चलाने वाली काम वाली चाहिए रहती है। राइट, सही है। उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये पढ़ी है कि लिखी है, और उन्हें लगा कि ये आवाज उठाने लगेगी अगर ये पढ़ गई तो इसको दबा के कैसे रखना है। लेकिन आज समय आपको पता है कैसा है, आज भी लोग वैसे ही हैं कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए पता है? घर में चुपचाप सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक्सपेक्टेशन वही है। बस एक्सपेक्टेशन वही है कि भाई झाड़ू करे, पोछा करे, बच्चों को संभाले, क्योंकि उन्हें ना ये इनसिक्योरिटी है, अगर ये पढ़ लिख ली या कमाने लगी तो ये हमसे ऊपर हो जाएगी। आज भी लोग वैसे ही हैं, बदला कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि आज लड़कियां जो है वो खुद के लिए लड़के ये सब कुछ करवा रही हैं। और तब हम थे, तब हमें लड़ने की इतनी ताकत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो ये सोचते थे अरे घर वालों तक कोई बात ना चली जाए, घर वालों पे रोटी गंदी बनी तो ये खबर ना पहुंच जाए, आपने झाड़ू पोछा नहीं किया ये ना पहुंच जाए। तो तब हम ऐसे सोचते थे। कभी कभी लगा कि छोड़ के भाड़ में कहीं चली जाऊं इन सबको। ये तब तक लगता है जब तक आप माँ नहीं बनते। लेकिन जब आप माँ बन जाते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना अनदेखा करने लगते हो। आपके अंदर झेलने की जो ताकत होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और वो जब बढ़ जाती है तो फिर लगता है कि ठीक है ना यार, अब निकाल ही लेंगे टाइम, कभी तो अपना आएगा। लेकिन अब सब ठीक है, मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मतलब सब ठीक है। मैंने जो इतना सब कुछ किया, आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने मेरी सुनी। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ। अगर डिस्क्राइब करना हो अपनी मदर इन लॉ को, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी नहीं देखी, और भी देखी होंगी बहुत, ठीक है, अपनी मदर इन लॉ के बारे में, मतलब उनका जो भी तुम्हारे प्रति, या तुम्हारी देवरानी होगी तो यू नो डबल स्टैंडर्ड भी देखे होंगे। यस, सेम फीमेल अपनी बेटी के लिए कुछ और है, बहुओं के लिए कुछ और, तो उस एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब घर में दो बहुएं आती हैं, अगर आप सिंगल हो तो आप ये समझ सकते हो कि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि
ये दो देवरानी जेठानियों के बीच में गॉसिप क्या होती है ना, और सासें किस तरीके से दल बदलू बनती हैं, है ना, ये सब आप समझ ही नहीं पाओगे। तुम दोनों की ट्यूनिंग कैसी थी? वो ट्यूनिंग उन्हें पसंद थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फूड डालने के लिए क्या क्या तरकीबें चलती थी? यानी कि जब जब एक सास होती है और जब दो बहुएं होती हैं और वो दोनों अगर उनका अच्छा बॉन्ड हो जाता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। सच में सासों को बर्दाश्त नहीं होता। कतई नहीं होता है। उनकी बस एक ही सोच रहती है कि अब मैं किस तरफ लुढ़कूं जो कुछ तो मेरी हो जाए, मतलब कोई एक तो मेरी हो जाए। राइट, है ना। और उसके लिए क्या क्या टेक्टिक्स अपनाई? उसके लिए क्या, जैसे कि एक अगर बहू घूमने जा रही है तो पीछे से दूसरी बहू से सब कुछ शिकायतें करना, वो ऐसी है, तू ज़्यादा काम करती है, वो कम काम करती है। तू अगर बहुएं समझदार हैं तो वो किसी की बातों में नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई एक उनमें से कान की कच्ची है तो समझ लो कि घर तो फिर गया। आपको पता है, ये तो सिर्फ एक ब्लेम होता है कि देवरानी जेठानियों में नहीं बनती, दो बहुएं एक घर में, ये सिर्फ एक ब्लेम, मतलब वो लोग ऐसी नहीं बनने होती, देते नहीं है एक्चुअल में। बल्कि वो लोग ये नहीं बताते, सासें जो होती है, अरे हम तो ये चाहते हैं तुम प्यार से रहो, अच्छे से रहो। अरे लेकिन तुम्हारे अंदर जो सब अंदर ही अंदर पलता रहता है कि हाँ, तो तुम तो रहने तो दो ना अच्छे से, नहीं रहने देती। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, देखो 3 लोग हैं, तो अगर 2 लोग एक साइड होंगे तो ये टीम मजबूत हो जाएगी, तो इनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो उनको एक टीम मेंबर तोड़ के अपनी साइड करना है। और वो कैसे करते हैं? एक को फेवर देके, एक की तारीफ दूसरे के सामने करके, तुम्हारे सामने उसके घर वालों की तारीफ करेंगे, उसके सामने उसके घर वालों। तो वो एक्चुअल में वो अपनी टीम में लाने के लिए ये सारी कशमकश चलती है। ठीक है। और फिर दूसरी बात, उनको तुम्हारे खाने की तारीफ कर रही है, उसके खाने की बुराई कर रही है, तो ये बिल्कुल यही होता है। ये पार्टी बदलने के तरीके होते हैं। और वो ये सोचती हैं, और दूसरा कुछ काम नहीं करता तो लालच, बस कि तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ तुम देने का बेनिफिट, तेरे लिए ये लेके आई हूँ, मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ कि चलो एक तो हमारी साइड हो जाए। एक्चुअली आपको पता है इनको डर क्या लगता है? इनको डर ये लगता है कि हमारा शासन हमसे छिन ना जाए। मतलब इसको पकड़ के कैसे रखना है, उसकी वजह से ये मैं आपको बोलूं, मतलब आप माइंड मत करना, ये एक लोटा होता है जिसका पैंदा नहीं होता। तो क्या होता है ना, वो इधर भी लुढ़कता है और वो इधर भी लुढ़कता है, इधर भी लुढ़कता है, तो ये सांसें वही बन जाती हैं। अब किसकी तरफ लुढ़कना है, मतलब पॉलिटिक्स आपको पता है, ये जो घर होता है ना, ये एक तरह का पॉलिटिक्स ही होता है। ये उससे कम नहीं होता, कम नहीं है। इक्वेशन सारी साइड बस खाली आप किरदारों के नाम नहीं रख सकते क्योंकि वो घर होता है, लेकिन होते वही हैं ये। ट्रू, पोर्टफोलियो अलग अलग। तो शादी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली, किचन, रिश्तेदार और ये सब संभालने की, या इन 22 सालों में लॉकर की चाबी भी मिल पाई? आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके नसीब में गहने, जेवर, जेवरात ही आए, कभी कभी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही आई। क्यों? क्योंकि जो सास होती है ना, सास भी या तुम्हारे देवर जो थोड़े मक्कार निकल जाते हैं, कुछ जो ससुर भी होते हैं, तो ये जब आपको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने की जब बारी आती है ना, आप सिर्फ इनके रंग तब देखना, आपको पता चलेगा कि इनके रंग क्या हैं। ये उस औलाद को भी भूल जाते हैं जो इन्होंने पेट से जनी होती है। यानी कि एक से इतनी ममता, और एक को तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो? हम तो चलो किसी दूसरे घर से आती हैं, हम तुम्हें इतना अपना लेते हैं, और तुम अपनी ही औलाद को। और मैं आपको बोलूँ ना, सासें ना कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारे जीते जी ये बहू के हाथ में ये चाबियां आ जाए। ट्रू। क्यों पता है? वो ये क्यों नहीं सोचती कि अरे जिसने पूरा जीवन अपना झाड़ू पोछा खाना बना के निकाल दिया, उसको अगर मैं चाबी दे दूंगी तो वो तो मुझे पूछेगी। पर वो सत्ता अपने हाथ में रखनी है और तुम्हें यूज करना है सिर्फ। हाँ, और वो इस आपको मैं बताऊं, आज वो इस गलत फहमी में होते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे होते हैं। ट्रू। नहीं, वो हमारा फर्ज होता है। हमारे माँ बाप ने वो हमें सिखाया होता है कि ये तुम्हारे सास ससुर है, आज से ये तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये है।
तो हम उस चीज़ में ना हम काम करते करते पिस जाते हैं, लेकिन वो इस भुलावे में रहते हैं कि अरे अगर इसको प्रॉपर्टी दे दी तो इस सर पे नाचेगी, ये सब नहीं होता है।